हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर हूं। आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि हम किशोर अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके पास आए हैं उनको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ में देखते हुए रहेंगे कि आपके जो सही ऑप्शन है वो कौन से यहाँ पर आए हैं। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे उनमें से हमने जैसे स्टेटमेंट हमारे पास आई थी, 2 स्टेटमेंट आए थे और इनमें से स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो पीछे था। स्टेटमेंट में हमने दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है उसको हमने चूज किया था। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो गैमेट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, गैमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हमारे पास आया था गॉइटर। ये जो कंडीशन आपको दिखाई गई है, पूछा गया था इसको क्या कहते हैं, किसकी कमी से होता है। आपने कहा आयोडीन की कमी से यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोला गया है कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं और कुछ टर्म्स दिए गए हैं। जैसे कि आपने कहा कि ओव्यूलेशन है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स। आपने कहा इनमें से जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कहता है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही चेंजेस आते हैं। सेकंड कहता है सेकंड एंड थर्ड सिर्फ ये 2 ही चेंज आते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि फर्स्ट एंड थर्ड ये 2 ही चेंज आते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है ये वाले चेंजेस आते हैं। हमने कहा था इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जब भी क्या होती है, किशोर अवस्था शुरू होती है, प्यूबर्टी होती है, तीनों ही चेंजेस फीमेल बॉडी में दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो था HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमने कहा HIV वायरस किस में नहीं होगा, ब्लड में नहीं होगा, स्वेट में नहीं होगा, ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होगा या सीमेन में नहीं होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा HIV के बारे में हमने बात की थी। एक प्रकार का वायरस होता है, ये क्या करेगा, जो ह्यूमन सेल है, मनुष्य की कोशिका को इन्फेक्ट करता है और उसके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे जो रोग होता है उसे हम एड्स कहते हैं, जिसके फुल फॉर्म होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, अब यहाँ पर हमने कहा था कि ये कैसी डिजीज है, ये कैसी बीमारी है, क्योंकि वायरस से हो रही है तो आपने कहा कैसे भी कम्युनिकेबल होगी, यानी ट्रांसफर होती है, संक्रामक जिसे हम कहते हैं। तो हमने कहा कि संक्रामक का मतलब होता है कि जो रोग एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके फैलने के तरीके क्या होते हैं वो जानने बहुत जरूरी है एज अ अवेयरनेस। आपने कहा जैसे कि कोई व्यक्ति है, HIV उसकी बॉडी में अगर आ गया है, उसको क्या होगा, एड्स होगा। अब आपने कहा हमें ये समझना है कि ये जो HIV वायरस है ये फैलता कैसे है और कैसे नहीं फैलता है। अगर हम और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज को देखते हैं, जैसे कि हम कॉमन कोल्ड को देखें या हम टीबी को देखें, यहाँ पर ऐसे जो रोग होते हैं वो आपने कहा हवा के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, जैसे कोई छींकता है, कोई खांसता है तो फैलते हैं। आपने कहा कि जैसे कॉमन कोल्ड में आप जूठा भी खाते हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इजीली फैल जाएगा। कॉमन कोल्ड जो है वो भी वायरस की वजह से होता है, बहुत इजीली फैल जाता है। अब हमने कहा कि अगर हम एड्स की बात करें या हम HIV वायरस की बात करें तो क्या HIV वायरस छूने से फैलता है या HIV वायरस किसी के साथ जैसे कि आप किसी के साथ बैठे हैं तो क्या किसी के साथ बैठने से फैलता है या किसी के कपड़े पहनने से फैलता है। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। HIV वायरस छूने से तो नहीं फैलता है, ठीक है, ना ही किसी के कपड़े पहनने से फैलता है, ना ही किसी का जूठा खाने से फैलता है, ना ही किसी से हाथ मिलाने से फैलता है, ना ही हवा के माध्यम से फैलता है। बस HIV वायरस के फैलने के जो तरीके हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉडी फ्लूइड हैं, शरीर के तरल हैं। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, इंटरनल फ्लूइड कहते हैं। इंटरनल फ्लूइड में क्या क्या आता है, ब्लड तो आपका है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति जिसे एड्स है, अगर वो क्या करेगा, ब्लड डोनेट करता है, तो आपने कहा कि इस केस में क्या होगा, HIV वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। सीमेन के थ्रू क्या होता है, HIV वायरस ट्रांसफर होता है। अगर मदर को HIV है और अगर वो फीडिंग करा रही है तो यहाँ पर जो HIV वायरस है वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, स्वेट, एक चीज क्या है, स्वेट है और दूसरा है सलाइवा। सलाइवा में HIV वायरस ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, 0% होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन सलाइवा जूठा खाने से, फिर हम बोलेंगे जूठा खाने से कैसे HIV नहीं फैलता है, क्योंकि इतनी कम क्वांटिटी होती है। अगर आप कहें HIV वायरस जो है वो सलाइवा से फैलेगा तो कितना सलाइवा वहां पर होगा। आपने कहा कि
एक कप सलाइवा अगर है, एक कप सलाइवा को अगर क्या किया गया है, लिया गया है, तब जाकर के हो सकता है कि HIV जो वायरस है वो फैल जाए। तो आपने कहा कि ऐसा नहीं होता, जूठा खाने में ऐसा नहीं कि सलाइवा पड़ रहा है, तो जूठा खाने से वैसे जो HIV है वो फैलता नहीं है। इसी के साथ जो स्वेट है या पसीना है, इसके द्वारा भी HIV नहीं फैलता है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि आप किसी के कपड़े पहनने अगर, क्योंकि क्या होगी, स्वेटिंग हुई होगी, कपड़ों पे लगा होगा, अगर आप किसी के कपड़े पहनते हैं तो ऐसा नहीं है कि HIV जो वायरस है वो फैल जाता है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हमने बोला ब्लड, सीमेन एंड ब्रेस्ट मिल्क आर द बॉडी इंटरनल फ्लूइड। ये तीनों ही, कौन, ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क एंड सीमेन, ये तीनों ही क्या है, शरीर के आंतरिक तरल होते हैं। वंस द वायरल एंटर्स द बॉडी, एक बार वायरस बॉडी में एंटर कर देता है, इट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। अब ये पूरी शरीर में क्या होता है, फैलता है। ये इनकी टेंडेंसी ही ऐसी होती है, HIV वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि बहुत जल्दी से स्प्रेड करते हैं। It is present in internal fluid like blood and gets transmitted to other healthy individuals only through the exchange of the body fluid. HIV does not spread through sweat. आपने कहा HIV पसीने के द्वारा नहीं फैलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपके बहुत से जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व हुए हैं, तो आपने यहाँ पर देखा। चलिए, तो हमने क्या बोला कि HIV वायरस निम्नलिखित में से किस में मौजूद नहीं होगा। आपने कहा रक्त में नहीं होगा, आपने कहा रक्त में नहीं होगा, पसीने में नहीं होगा, जो स्तन का दूध है उसमें नहीं होगा, या वीर्य में नहीं होगा। आपने कहा रक्त, वीर्य, स्तन का दूध सभी शरीर के आंतरिक तरल पदार्थ हैं। एक बार जब वायरस को विषाणु कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। एक बार जब जो विषाणु है वो शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये विभाजित होना शुरू कर जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। ये रक्त जैसे आंतरिक तरल पदार्थों में मौजूद होता है और इन शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से ही अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है। HIV जो है वो पसीने से नहीं फैलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है प्यूबर्टी इन फीमेल बिगिन एट द एज ऑफ। आपने कहा जो यहाँ पर प्यूबर्टी होती है, ध्यान रखिए, प्यूबर्टी पूछी गई है या किशोर अवस्था पूछी गई है, तो दोनों में डिफरेंस हमारे माइंड में पता हमें होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा फीमेल में जो प्यूबर्टी वो कब से स्टार्ट होती है, आपने कहा 11 to 13 ईयर, 16 to 18 ईयर, 14 to 16 ईयर एंड 18 to 21 ईयर्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने बोला क्या था कि एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आया है प्यूबर्टी से रिलेटेड, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं। एक बार देखिए कि यहाँ पर एज क्या आपको दी गई है, आपने किस एज के बारे में बात की है। आपने 11 से 13 वर्ष के बारे में बात की है, या 16 से 18 वर्ष के बारे में बात की है, या 14 से 16 वर्ष के बारे में बात की है, या 18 से 21 वर्ष के बारे में बात की है। एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, तो कंफ्यूजिंग क्या है यहाँ पे, हमने जब बात की थी कि यहाँ पे किशोर अवस्था और यौवन यानी कि एडोलसेंस और प्यूबर्टी में दोनों में डिफरेंस क्या था, सबसे पहले ये देखते हैं। हमने कहा एडोलसेंस और प्यूबर्टी में जब डिफरेंस हमने देखा था, तो एडोलसेंस वो अवस्था है या वो एज है जहाँ से आपने कहा कि चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कौन से चेंजेस, फॉर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि प्रजनन रूप से सक्षम होने के लिए चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। प्यूबर्टी वो अवस्था है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर किशोर हैं वो प्रजनन रूप से अब कैसे हैं, यहाँ पे मेच्योर हैं, परिपक्व हैं, ठीक है। तो दोनों में बस इतना डिफरेंस, आप कह सकते हैं कि प्यूबर्टी क्या है, एडोलसेंस की ही एक स्टेज है। लेकिन अब यहाँ पर हमें पूछा कि प्यूबर्टी कब शुरू होती है। जो फीमेल है, यहाँ पे फीमेल की बात की गई कि फीमेल में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी की हमें कोई एज ऐसे नहीं दी गई है, हमें एडोलसेंस की एज दी गई है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। अगर यहाँ पे एडोलसेंस होता, ठीक है, तो आप क्या करते, आप जाते ऑप्शन नंबर ए के पास, ठीक है। आपका सही आंसर क्या आता, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी भी आप ऑप्शन नंबर ए ही चूज करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि अगर यहाँ पर एडोलसेंस नहीं है, प्यूबर्टी है, इट मीन्स की एडोलसेंस की ही बात हो रही है। इट मीन्स की किसकी बात हो रही है, जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है।
आपने कहा कि प्यूबर्टी में कंप्लीट हो जाता है, हम कहते हैं कि जो यहाँ पे आप किशोर हैं वो प्रजनन रूप से परिपक्व हो गए हैं, और एडोलसेंस जो है वो एक आप कह सकते हैं कि लंबा ड्यूरेशन है, एक लंबी एज है, 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होती है यहाँ पर, और फिर इसमें क्या होते हैं, बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन पर अगर हम जाएं तो हमने क्या, प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच अ गर्ल्स एंड बॉयज बिकम अ केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी इन गर्ल्स इन मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व व्हेन दे आर अबाउट 11 to 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर प्यूबर्टी एक वो पीरियड है, वो समय है जहाँ पर क्या होते हैं, प्रजनन परिपक्वता आती है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो ये जो एज है वो कैसी है, यहाँ पे 11 से 13 वर्ष की है। तो हमने बोला कि महिलाओं में जो यौवन है डैश की उम्र में शुरू होता है, किस में होता है, 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। आपने कहा यौवन वह अवधि है जिसके दौरान जो गर्ल्स एंड बॉयज है प्रजनन के लिए सक्षम हो जाते हैं। लड़कियों में यौवन सबसे अधिक तब देखा जाता है जब वे लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है हो सकता है किसी में 10 वर्ष से ही चेंजेस आने शुरू हो जाए, हो सकता है कि किसी में 12 या 13 या 14 वर्ष, बहुत ज़्यादा देर हो गई तो 14 वर्ष हो सकता है। ठीक है, एक या दो जो एक साल जो है आगे पीछे चल सकता है, वो यहाँ पे नॉर्मल है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर टफ नहीं था, बस कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास जो स्टेटमेंट आती है थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट हमसे क्या पूछती है, स्टेटमेंट में पूछा गया है द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। ठीक है, आपको बोला गया है द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, जो इंफॉर्मेशन दी गई है नीचे, रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, ये किस हार्मोन को रेफर करता है, किस हार्मोन की बातें करता है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो। आपने कहा पहला है ग्लैंड सिक्रीटिंग द हार्मोन आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। ध्यान से देखिए, आपने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने डायग्राम भी देखा था, सारी जो ग्लैंड्स होती हैं उनके डायग्राम हमने देखे थे, कौन सी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनके फंक्शन क्या है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। ग्लैंड सिक्रीटिंग द हार्मोन, जो एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है, वो क्या करती है, हार्मोन को सिक्रीट करती है और किडनी के टॉप में प्रेजेंट होती है। तो क्या ये कुछ ऐसा कह रहा है, ये किडनी है, किडनी कैसी होती है, बीन शेप की होती है, और इसके टॉप में ऐसे होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको आपका आंसर इसी से मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमने उस टाइम पे जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने डायग्राम भी बनाया था, सेम डायग्राम था। ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिए। सेकंड जो पॉइंट है वो कह रहा है कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, आपने कहा ये क्या करता है, कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तीसरा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके पास है। आपने कहा कि आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको 3 पॉइंट्स में जो बताए गए हैं वो कैरेक्टर्स बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं। अब आपने इन गुणों के आधार पर ये बताना है कि हम किस ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं या किस हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। पूछा गया था इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन है। हार्मोन का पता हमें तब चलेगा जब हमें ग्लैंड का पता चलेगा कौन सी ग्रंथि है। अब मैं आपको यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो बता देती हूँ। आपने कहा कि ये जो ग्रंथि है ये किडनी के ऊपर रहती है और क्या करेगी, हार्मोन को रिलीज करेगी, यानी कि हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, आप क्या करेंगे यहाँ पे नोट कर लेंगे, कुछ देर में आप उसे इरेज कर लेंगे क्योंकि आगे हमारे क्या आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। जैसे अच्छा चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं। आपने कहा ये जो हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन है या ये इंसुलिन है या एड्रेनलिन है या प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, अब मैं एक एक करके इन्हें ट्रांसलेट करती हूँ। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कहता है, यह है यानी कि ग्रंथि की बात की जा रही है।
पहला नोट कीजिए कि जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है और हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, यह यानी ग्रंथि। आप यहाँ पे ग्रंथि भी लिख सकते हैं या यह ग्रंथि लिख सकते हैं। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है तथा हार्मोन को स्रावित करती है। दूसरा जो स्टेटमेंट कहता है वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब ये किसकी बात हो रही है, आप ध्यान से समझिए। मैं एज इट इज यहाँ पर ट्रांसलेट कर रही हूँ। ये ग्लाइकोजन ठीक है, क्या है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कौन करता है ये आपको बताना है। तीसरा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जो आपका रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी भी कहते हैं, को बढ़ाता है। चलिए ध्यान से पढ़िए तीनों चीजों को, ठीक है, क्योंकि हमने एज इट इज जो टॉपिक है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। हमने कहा कि यहाँ पर जो ग्रंथि है वो वृक्क के ऊपर स्थित होती है। सबसे पहले तो वो कौन सी ग्लैंड है, वो कौन सी ग्रंथि है जो कि हमारी किडनी के ऊपर, वृक्क का मतलब समझते हैं, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि वो कौन सी ग्लैंड है जो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है सबसे पहले तो, ठीक है, और हार्मोन को स्रावित करेगी। तो सबसे पहले तो ग्रंथि का नाम हमें ढूंढना है, कौन सी ग्रंथि है। उसके बाद हमें ढूंढना है कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। तो ये कौन कर रहा होगा आपके अकॉर्डिंग, ये जो ग्लाइकोजन उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन कर रहा होगा, ग्रंथि या ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। तो देखिए कोई भी चेंजेस जो आते हैं वो हार्मोन करते हैं। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों का काम सिर्फ सिक्रीशन करना होता है, श्रावण करना होता है, हार्मोन को रिलीज करती है, चेंजेस हार्मोन लेकर के आते हैं। इट मीन्स कि हार्मोन जो है वो यहाँ पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा होगा। ठीक है, तीसरा आता है कि ये जो ब्लड प्रेशर है इसको बढ़ाता है। तो यहाँ पर फिर अगेन चेंज अगर आ रहा है तो हमने कहा कि चेंज जो है वो ग्लैंड करेगी यानी कि ग्रंथि करेगी या फिर हार्मोन करेगा। तो हमने कहा चेंजेस हार्मोन ही लेकर के आते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा। एक बार आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक बार चीजों को समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने कहा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो परिवर्तित करता है वो क्या करता है, कौन करता है। और इससे पहले हमने कहा कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो क्यों रहा है। तो देखो आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक है यहाँ पर, इसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर ये हमारी छोटी आंत है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन लेकर के आया, इसने छोटी आंत को ऑक्सीजन दी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। ठीक है, ये अदर ऑर्गन को भी देगा और इसने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब ये जाता है किसके पास, ये जाएगा यहाँ पे लीवर के पास जाएगा। लीवर के पास क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज हमने कही थी, हमने कहा यहाँ पे ग्लूकोज भी बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। ग्रीन कलर से दिखाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट हुआ तो ग्लूकोज था यहाँ पर, यही ग्लूकोज ब्लड में चला गया है। ग्लूकोज का काम क्या है आपको समझना है, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो ये जो आपका पैनक्रियाज है इसमें इंसुलिन सिक्रीट हो रहा था। इसने ये जो इंसुलिन है इस इंसुलिन को कहाँ भेजा,
लिवर में भेजा। अब ये जो इंसुलिन क्या करेगा यहाँ पर, देखो पैनक्रियास से इंसुलिन यहाँ पर आया और जो आपका जो ब्लड था, ब्लड में यहाँ पे CO2 भी आया और इसके साथ साथ ग्लूकोज भी आया और ग्लूकोज भी यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, ये ग्लूकोज यहाँ पे पहुंच गया है। अब इंसुलिन जब यहाँ पर आता है, जो आपकी पैनक्रियास है, पैनक्रियास से जब इंसुलिन लिवर में आया तो हमने कहा कि इंसुलिन क्या करता है, लिवर की सेल को कमांड देता है कि वो क्या करे, ग्लूकोज को स्टोर कर दे। ठीक है, किसकी फॉर्म में करे, ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं बल्कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी कि जब यहाँ पर नॉर्मल ट्रैवल कर रहा था, जब वो लिवर सेल में स्टोर नहीं हुआ था, संग्रहित नहीं हुआ था, तब वो ग्लूकोज था। जैसे ही वो लिवर में स्टोर हो गया, अब ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजन कहलाएगा। जब भी हमें आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम फास्ट रख रहे हैं, कोई भी रीजन है, हमारे शरीर में जब भी ऊर्जा कम होती है तभी ये जो ग्लाइकोजन है ये फिर से किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो होता है यहाँ पर इंसुलिन के अलावा यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकागॉन भी रिलीज होता है और ये ग्लूकागॉन कहाँ जाता है, यहाँ जाता है ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लू से हमने याद किया था, हमने कहा ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ये एक नॉर्मल सिनारियो है। ठीक है, जो हमने समझा है कि क्यों ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हुआ और ग्लाइकोजन क्यों ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, अब आते हैं इधर। हमने कहा जब हमारे पास डेंजर कंडीशन थी, जब हम क्या थे, मुसीबत में थे, या जब हम बहुत काम कर रहे थे, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमने बोला था हमें क्या चाहिए, मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन नहीं, पहले हम कहेंगे मोर एनर्जी। वी नीड मोर एनर्जी, यानी कि हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, अधिक ऊर्जा तब मिलेगी जब हमें मोर ग्लूकोज मिलेगा, जब हमें क्या मिलेगा, ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा। इतनी बातें समझ गए। इस केस में क्या होता है, ये है किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। ठीक है, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, आप यहाँ पर चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, उस ग्रंथि और उस हार्मोन का नाम याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, ये क्या करता है, लिवर में जो ग्लाइकोजन है उसे ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए कमांड देगा। ठीक है, अब आप कहेंगे हमने तो बोला था कि वो काम ग्लूकागॉन का हुआ। हाँ, वो काम ग्लूकागॉन का होता है, लेकिन ग्लूकागॉन को भी तो कोई कमांड दे रहा होगा। ठीक है, ग्लूकागॉन को भी यहाँ पे जब कमांड दी जाती है तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा और ये ग्लूकोज क्या होगा, हमारी कोशिकाओं में आता रहेगा। ठीक है, हमने कहा हमारी सेल्स में ग्लूकोज तो आ गया है, काफी मात्रा में आ गया है, लेकिन वी ऑल्सो नीड मोर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। हमें क्या चाहिए, और अधिक ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि हम क्या करें, यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ सकें। तो अब हमने क्या किया है, जब हमें मोर ऑक्सीजन चाहिए तो आपने कहा कि ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना रेस्पिरेटरी रेट जो है उसे इंक्रीज, ये साइन बताते हैं इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हम तेजी से सांस लेने लगते हैं, हमने तेजी से सांस ली, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ गई है। अब इजी है, आपने कहा यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको तोड़ करके हमने क्या निकाल दी है, यहाँ पे एनर्जी निकाल दी है। ठीक है, ये एनर्जी हमारे पास आ गई है, लेकिन इतना इजी नहीं है। अभी रुकिए, हमने कहा जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन हमने ले ली है, ज्यादा ऑक्सीजन हमने इनहेल कर ली है, हम तेजी से सांस ले रहे हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन को इस कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे हार्ट को बहुत जल्दी जल्दी जो ब्लड है वो पंप करना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा, जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो ब्लड है वो तेजी से पंप किया जा रहा है, यानी कि जो ब्लड का प्रेशर है, हमारी बॉडी में जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ना ही तो बीपी कहलाता है, तो बीपी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जब बीपी इंक्रीज होगा
जब हमारे हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो हमारा बीपी इंक्रीज होगा, उसके बाद हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन से फाइनली हमें एनर्जी मिली, एनर्जी से हम क्या ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। अब आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी की सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको सिर्फ ग्लैंड और उस हार्मोन का नाम बताना है, ठीक है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, एक बार आप लोग घर से ये सारी जो चीजें हैं वो रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।